गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको जल के लक्षणों के ऊपर आपसे चर्चा की। साथ में आपको हमने बताया कि विसरण क्या है। आपको बताया कि पदार्थ के अणु जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से, पदार्थ के जो अणु होते हैं उनकी उच्च सांद्रता होती है, वो निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। अर्थात पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाले गमन को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाले गमन को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। विसरण का क्या महत्व है, ठीक है, स्वतंत्र विसरण क्या है, और हम कुछ छोटी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, लेसन नंबर 5, प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध। पादप जल संबंध आज का हमारा टॉपिक है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिवीजन, फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन। देखिए, विसरण को ऐसे कौन से कारक हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, इस पर हम आपसे बात करते हैं। तो विसरण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विसरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है जिसका नाम है तापक्रम, ठीक है, तापमान, टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, टेम्परेचर। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें हम सबसे पहले कारक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तापक्रम पर। देखिए, किसी पदार्थ का यदि तापक्रम बढ़ जाए, ठीक है, जब तापक्रम बढ़ेगा तो पदार्थ के अणुओं के तापक्रम यदि बढ़ेगा, ठीक है, देखिए, यदि तापक्रम बढ़ेगा तो पदार्थ के अणुओं के विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो विसरण को कौन प्रभावित कर रहा है, तापक्रम कर रहा है। अब कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का अगर तापक्रम बढ़ जाए, ठीक है, किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ जाएगा तो विसरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। किसकी दर बढ़ेगी, विसरण की दर बढ़ जाएगी। तो हमने बोला कि किसी पदार्थ का यदि तापक्रम आपने बढ़ाया तो तापक्रम बढ़ेगा तो उस पदार्थ के विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी पदार्थ का यदि हमने तापक्रम बढ़ाया तो विसरण की दर क्या हो जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। विसरण की दर को बोलेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इसलिए विसरण की दर को किसके द्वारा दर्शाएंगे, हम आर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो कोई पदार्थ है, यदि उस पदार्थ का हमने तापक्रम बढ़ा दिया तो तापक्रम बढ़ जाएगा तो उसके विसरण की दर बढ़ जाती है। कौन सी दर बढ़ जाती है, विसरण की दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो पदार्थ के अणु होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
ताप बढ़ने पर पदार्थ के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और वो ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाने पर उसमें विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर, ठीक है, पदार्थ के अणु जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, यदि हमने तापक्रम, किसी पदार्थ का तापक्रम कम कर दिया, किसी पदार्थ का तापक्रम क्या कर दिया, कम कर दिया, तो आपको हम बता दें उसमें विसरण की दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तापक्रम बढ़ा तो विसरण की दर बढ़ी। विसरण की दर क्यों बढ़ी, क्योंकि पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो गई है, बढ़ गई। हम दूसरा फैक्ट आपको बता रहे हैं कि यदि किसी पदार्थ के अणुओं का तापक्रम क्या है, बढ़ा दिया, कम कर दिया जाए, तो तापक्रम कम होगा तो उसके विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब विसरण की दर कम होगी तो क्यों होगी, क्योंकि उस पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान, काइनेटिक एनर्जी का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मान आप जानते हो 1/2 mv² होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv² होता है। ये गतिज ऊर्जा की वैल्यू होती है। ठीक है, 1/2 mv²। इसलिए तापक्रम जो होता है वो विसरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। यहां हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का तापक्रम विसरण की दर के कैसे होता है, समानुपाती होता है। यानी कि तापक्रम जो होता है वो विसरण की दर के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ेगा तो विसरण की दर भी बढ़ेगी, और किसी पदार्थ का तापक्रम कम होगा तो विसरण की दर भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यहां पर तापक्रम बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे विसरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तापक्रम कम होगा तो गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का मान कम होगा तो विसरण की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि तापक्रम विसरण की दर के कैसे होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू आर। बात समझ में आ गई। इसको हम किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, अर्थात किसी पदार्थ के अणुओं का तापक्रम बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापक्रम बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप विसरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा हम कारक पे बात करते हैं, विसरित, यानी कि विसरित होने वाले पदार्थ की सांद्रता। विसरित होने वाले, दूसरा हम आपसे बात कर रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि विसरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे कारक का नाम है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज्ड पार्टिकल्स। विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। ठीक है, इंग्लिश में हम आपको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज्ड पार्टिकल। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज्ड पार्टिकल्स, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। देखिए, किसी पदार्थ के विसरण की जो दर होती है, किसी पदार्थ के विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर को हमने किससे दर्शाया अभी, आर के द्वारा। किसी पदार्थ के विसरण की दर, या हम ऐसे लिख दिया, हिंदी में लिख रहा हूं आपको, किसी पदार्थ के विसरण की जो दर होती है, ठीक है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, उस पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उस पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल, ये वर्गमूल होगा, कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व,
किसी पदार्थ का विसरण की जो दर होती है वह, ठीक है, किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के, किसके, उस पदार्थ के घनत्व के विसरण के, ठीक है, या उस पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल, ये वर्गमूल है, वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है जस्ट रिवर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। विसरण की दर, विसरण की दर को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, आर के द्वारा। आर इज रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट पदार्थ का घनत्व, घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी में हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, इसको डी के द्वारा दर्शाएंगे। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट डी, ठीक है। इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट डी, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए, यदि किसी पदार्थ का घनत्व कैसा है, अधिक है, पदार्थ का घनत्व कैसा है, उसका घनत्व अधिक है, तो विसरण की दर कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। पदार्थ का घनत्व अधिक है तो विसरण की दर कैसी होगी, कम होगी। यदि पदार्थ का घनत्व कैसा है, कम है, तो विसरण की दर कैसी होगी, अधिक होगी। विसरण की दर कैसी होगी, अधिक होगी। आपको मैं बता दूं, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अधिक घनत्व वाली होती है, कुछ गैसें कैसी होती है, कम घनत्व वाली होती है। इसलिए अधिक घनत्व वाली गैसों का विसरण जो होता है, अधिक घनत्व वाली गैसों का जो विसरण होता है वो कम घनत्व वाली गैसों के विसरण की तुलना में कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। अधिक घनत्व वाली गैसों का विसरण कम घनत्व वाली गैसों के विसरण से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। यानी कि हम यहां यूं कह सकते हैं कि अधिक घनत्व वाली जो गैसें होती हैं, अधिक घनत्व वाली जो गैस होती है उनका विसरण जो होता है वो किससे कम होता है, किससे कम होता है, कम घनत्व वाली गैसों से कैसा होता है, कम होता है। कम घनत्व वाली गैसों से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। यानी कि अधिक घनत्व वाली गैसों का विसरण कम होगा और कम घनत्व वाली जो गैस होंगी उनका विसरण कैसा होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो अधिक घनत्व वाली गैसों का विसरण कम होता है, कम घनत्व वाली गैसों का विसरण कैसा होता है, अधिक होता है। बात समझ में आ गई। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अधिक घनत्व वाली गैसों का विसरण कम घनत्व वाली गैसों की तुलना में, ठीक है, कंपैरिजनली तुलनात्मक अध्ययन करें तो अधिक घनत्व वाली गैसों का विसरण कम घनत्व वाली गैसों की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। अगर बात समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। यह हो गया विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। तो किसी पदार्थ के विसरण की जो दर होती है, किसी पदार्थ के विसरण की जो दर होती है, किसी पदार्थ के विसरण की जो दर होती है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हमारा दूसरा हो गया है। यानी कि अब तक हम विसरण को प्रभावित करने वाले दो कारकों पर चर्चा कर चुके हैं। पहला है तापक्रम। तापक्रम मैंने बताया कि यदि तापक्रम अधिक होगा तो विसरण की दर, किसी पदार्थ का तापक्रम अगर बढ़ा दिया जाए तो विसरण की दर भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, अधिक होता है। तापक्रम यदि उस पदार्थ का कम हो जाए तो उसका विसरण की दर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा मैंने बता दिया विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, और इसमें हमने बताया कि किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तीसरा हम बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं विसरण दाब प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। विसरण दाब प्रवणता,
देखिए विसरण को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है जिस पर हम बात करते हैं विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। विसरण दाब प्रवणता क्या है? देखिए विसरण दाब प्रवणता पर हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ के जो अणु होते हैं, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होता है, कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल हमेशा, ठीक है, अधिक दाब क्षेत्र से, अधिक विसरण दाब क्षेत्र से किधर गति करते हैं? वो अधिक विसरण दाब क्षेत्र से, अधिक विसरण दाब क्षेत्र से निम्न दाब विसरण क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। अधिक विसरण दाब क्षेत्र से किस ओर गति करते हैं भी? निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। पदार्थ के अणु सदैव अधिक विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। अर्थात पदार्थ के अणु जो होते हैं वो हमेशा उच्च सांद्रता से किस ओर गति करते हैं? निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। पदार्थ के अणु हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि पदार्थ के अणु होंगे वो सदैव अधिक विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं, गमन करते हैं। उसे विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। तो हमने अब तक आपसे बात की विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, 3 कारक हैं। तापक्रम, नंबर 2 विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व और नंबर 3 हो गया विसरण दाब प्रवणता। ये सबसे सिंपल तरीके से मैंने बताया कि पदार्थ के अणु सदैव अधिक विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। उसे विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है विसरण का महत्व, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। विसरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए विसरण का क्या महत्व है, ठीक है। सबसे पहले महत्व पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। पादपों में जो हार्मोन बनते हैं, ठीक है, उन हार्मोनों का जो वितरण होता है, पादपों में हार्मोनों का जो वितरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? विसरण के द्वारा ही होता है। अर्थात विसरण के द्वारा पादपों में हार्मोनों का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, पादपों में हार्मोनों का वितरण किसकी सहायता से होता है? विसरण की सहायता से होता है, ठीक है। पादपों में हार्मोन बनने के बाद उनकी प्रत्येक कोशिका तक जो पहुंचते हैं, वितरण जो होता है वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है, ठीक है। दूसरा है पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो भी किसकी क्रिया द्वारा होती है? विसरण की क्रिया द्वारा होती है। अर्थात पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? विसरण की क्रिया के द्वारा ही होती है। हार्मोनों का वितरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दोनों किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा पादपों में होती है। अब देखिए ये एक पौधा है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये स्टेम होता है, ये लीफ वाला भाग होता है, ये क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। जड़ें जो होती हैं वो मृदा से क्या करती है? जल को अवशोषित करती है। जल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का निश्चेष्ट क्या करती है? अवशोषण करती है।
तो पादपों द्वारा जो खनिज पदार्थों का निश्चेष्ट अवशोषण किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? विसरण के द्वारा ही किया जाता है। तो पादपों के द्वारा खनिज पदार्थों का निश्चेष्ट अवशोषण जो होता है, खनिज पदार्थों का अवशोषण, खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा ही होता है। खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? विसरण की विधि के द्वारा ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। पादपों में जो परागण की क्रिया पादपों में जो पराशण की क्रिया होती है और अंतः शोषण की क्रिया होती है, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है। पादपों में जो पराशण की क्रिया होती है और अंतः शोषण की क्रिया होती है, ये दोनों क्रिया जो होती है वो विसरण के द्वारा ही पूर्ण होती है, ठीक है। तो पादपों में पराशरण और अंतः शोषण की क्रिया, ठीक है, पराशरण और अंतः शोषण की जो क्रिया होती है, ये दोनों क्रिया किसकी सहायता से पूर्ण होती है? पराशरण और अंतः शोषण की क्रिया विसरण के माध्यम से ही होती है। अब देखिए, पेड़ पौधे हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है, और जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पादपों में अर्थात वायुमंडल में ये गैस आ रही भी है और जा भी रही है वायुमंडल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? वायुमंडल और पादपों के मध्य, वायुमंडल तथा पादपों के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो विनिमय होता है, कौन सी गैसों का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो विनिमय होता है वो विसरण की क्रिया द्वारा होती है, ठीक है। तो वायुमंडल और पादपों के मध्य कौन सी गैसों का विनिमय होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज होता है, जो विनिमय होता है, वो किसके जरिए होता है? विसरण की क्रिया द्वारा होता है। अर्थात पादप जो होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल के अंदर आती है, इसलिए वायुमंडल और पादपों के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, वो किसके जरिए होता है? विसरण के द्वारा ही होता है। तो ये विसरण के क्या हो गए? महत्व हो गए। पहला महत्व मैंने बताया कि विसरण के द्वारा पादपों में, ठीक है, हार्मोनों का वितरण होता है। विसरण के द्वारा ही पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। विसरण के द्वारा ही खनिज पदार्थों का अवशोषण पादपों के द्वारा किया जाता है। विसरण के द्वारा ही पराशरण और अंतः शोषण की क्रिया होती है। और सबसे अंत में मैंने बता दिया कि वायुमंडल तथा पादपों के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय या आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है? पूर्ण होता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। तो विसरण के ये 5 महत्व जो मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। विसरण से संबंधित कुछ बिंदु अवशेष रह गए हैं, उन पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भाई, आपको मैं बता दूं कि कोई एक तंत्र होता है, उस तंत्र में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणु होते हैं। किसी एक तंत्र में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के क्या होते हैं? अणु होते हैं। और उन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं में विसरण की दिशा और गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। विसरण की दिशा, पदार्थ के अणुओं में विसरण की दिशा और पदार्थ के अणुओं की विसरण की दिशा और पदार्थ के अणुओं की जो गति होती है वो निर्भर नहीं करती है। एक बार फिर सुन लीजिए। एक ही तंत्र में उपस्थित, एक तंत्र में उपस्थित, मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा पहले आपको, पर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि किसी एक तंत्र में उपस्थित 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं के विसरण की दिशा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अणुओं के विसरण की दिशा और गति
एक दूसरे पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। हमने आपको देखिए ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हमने क्या लिया, सांद्र चीनी का विलयन लिया, कंसंट्रेट, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन इसके अंदर हमने लिया है, ठीक है। देखिए ये एक तंत्र बना है यहां पर, चीनी का सांद्र विलयन है, चीनी का कौन सा विलयन है, सांद्र विलयन। और इस चीनी के सांद्र विलयन को, ठीक है, इस चीनी के सांद्र विलयन में हम शुद्ध जल को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसमें हमने किसको मिलाया, शुद्ध जल को इसके अंदर क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, शुद्ध जल इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से मिल जाएगा। चलो ये चीनी के सांद्र इस तरीके से मैंने दिखा दिया है, सांद्र चीनी के विलयन को हमने थोड़ा सा मोटे डाले, और ये क्या है, इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, शुद्ध जल है, ठीक है। तो चीनी के सांद्र विलयन में जब शुद्ध जल को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो मिलाने पर ये चीनी के जो अणु होते हैं, ये चीनी के अणु हैं, ये तो किस ओर गति करते हैं, जल की ओर गति करते हैं। चीनी के जो अणु होते हैं, सांद्र चीनी के अणु होते हैं, वो तो जल की ओर गति करते हैं, और जल के अणु होते हैं वो किस ओर गति करते हैं, चीनी के अणुओं की ओर क्या करता है, गति करते हैं। बात समझ आ गई। मैंने क्या बोला है कि चीनी के सांद्र विलयन में जब शुद्ध जल को मिला दिया जाता है, तो चीनी सांद्रित चीनी के अंदर जब जल मिल जाएगा, तो मिलने के बाद पश्चात ये चीनी के अणु होते हैं वो जल की ओर गति करेंगे, और जल के अणु होते हैं वो किस ओर गति करेंगे, चीनी के अणुओं की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। अर्थात यहां पे विसरण की दिशा कोई नहीं है, ठीक है। विसरण की दिशा और यहां पे अणुओं की गति जो होती है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही है। पदार्थ के अणुओं की जो गति है, यानी कि एक ही दिशा में नहीं होती है, दिशा और गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। इसलिए मैंने क्या बोला कि एक ही तंत्र में दो या दो से अधिक पदार्थों के अणुओं का, दो या दो से अधिक पदार्थों के अणुओं का विसरण की दिशा और गति एक दूसरे पर क्या नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। देखिए अब दूसरा पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक पॉइंट और रह गया है छोटा सा, और वो है हमारा स्वतंत्र विसरण। देखिए आइए बात करते हैं स्वतंत्र विसरण पर। देखिए स्वतंत्र विसरण की परिभाषा हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र विसरण, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, ठीक है। स्वतंत्र विसरण क्या है, देखिए स्वतंत्र विसरण को समझाने के लिए आप ध्यान से सुनना। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। देखिए पादप जो होते हैं, पादपों से ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब पादपों से ध्यान से सुनना, पादपों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का क्या होता है, विसरण होता है। अब आपको पता है ऑक्सीजन तो कब विसरित होती है, जब होती है जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ध्यान से सुनना, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है, जब वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। साथ में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान वो जल वाष्प क्या होती है, बाहर निकलती है। तो पादपों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, वाटर वेपर्स। पादपों से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कब निकलती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है, जब वो श्वसन की क्रिया करते हैं।
और वाष्पोषण की क्रिया के दौरान उनसे क्या है, जल वाष्प क्या होती है, विसरित होती है। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि पादपों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का विसरण, ठीक है, एक दूसरे पदार्थ के अणुओं की उपस्थिति, एक दूसरा पदार्थ का अणु होता है, उसकी उपस्थिति उस सांद्रता को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। अर्थात एक दूसरे पदार्थों के अणुओं की उपस्थिति सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है। किससे प्रभावित नहीं होती है? किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं की उपस्थिति की सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है। कौन? मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, पादपों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का विसरण, ठीक है, दूसरे पदार्थ के अणुओं की उपस्थिति की सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है। यानी कि ये जितनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पौधे से विसरित होगी, इसमें किसी दूसरे पदार्थ की सांद्रता इनको प्रभावित नहीं करती है। बल्कि कौन प्रभावित करती है? बल्कि वातावरण में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं, वातावरण में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों की विशेष सांद्रता ही इनको क्या करती है? प्रभावित करती है। अब जल वाष्प कब निकलेगी? देखो मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा एग्जांपल। जैसे ही देखिए तापक्रम अधिक होगा तो पादप के वायवीय भागों से जल जो होगा वो वाष्प के रूप में अधिक निकलेगा, ठीक है। यदि आपको बता दें वायुमंडल के अंदर, ठीक है, तापक्रम कम है तो जल वाष्प कैसा निकलेगा? कम निकलेगा। इसलिए वातावरण में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ क्या करते हैं? इस विशेष अणुओं की सांद्रता को क्या करते हैं? सांद्रता से ये पदार्थ उस विशेष वातावरण में उपस्थित विशेष अणुओं की सांद्रता से क्या होता है? प्रभावित होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमने क्या बोला है आपको? स्वतंत्र विसरण की परिभाषा। अर्थात किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विसरण, किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का विसरण, अन्य पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना, ठीक है, स्वयं की सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्वयं की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी तंत्र में उपस्थित, ये एक पादप है जिसमें मैंने बताया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ठीक है। किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विसरण, तो इस पादप से इस तंत्र में इन पदार्थों का क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है, ठीक है। और इनका विसरण अन्य पदार्थों की उपस्थिति प्रभावित नहीं करती है, बल्कि इनकी जो सांद्रता होती है वो स्वयं ही क्या होती है? प्रभावित होती है। अर्थात स्वयं की सांद्रता पर ही क्या होती है? निर्भर करती है। उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। स्वतंत्र विसरण की परिभाषा ध्यान से सुनिए, किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का विसरण अन्य पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना स्वयं की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र विसरण कहा जाता है। मैंने आपको बोला कि पादपों में, पादप एक तंत्र हो गया है, पादपों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ठीक है। तो इस तंत्र में क्या है? इन सभी पदार्थों का क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है, ठीक है। और विसरण होने पर कोई अन्य पदार्थ, ठीक है, दूसरे पदार्थ की जो सांद्रता होती है वो इनको प्रभावित नहीं करती है, बल्कि वातावरण में उपस्थित जो पदार्थ विशेष जो होते हैं वो इनकी सांद्रता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। अर्थात ये विसरण होता है वो स्वतंत्र रूप से क्या होता है? विसरण होता है, ठीक है। तो इसी के साथ विसरण का टॉपिक हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं पारगम्यता के बारे में। देखिए पारगम्यता क्या है, इस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना।
आपको मालूम है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। किससे बना होता है? बात कर रहे हैं हम पारगम्यता, परमेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमेबिलिटी? BILITY। ठीक है, पारगम्यता समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। और कोशिका में ये मान लीजिए एक जंतु कोशिका है, ठीक है, और ये क्या है, पादप कोशिका है। पादप कोशिका में, क्योंकि पादप से ही संबंधित है इसलिए मैं जंतु का एग्जांपल यहां से हटा रहा हूं। आप पादप कोशिका का ही देखिए पहले, ठीक है। ये कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, और ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस पादप की कोशिका जो झिल्ली होती है, ठीक है, इस कोशिका में, ठीक है, इस पादप कोशिका में कोई पदार्थ अंदर जाएगा, ठीक है, या कोई पदार्थ इस कोशिका से क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। किसी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश करे या कोशिका से बाहर निकले, तो ये कोशिका के अंदर कोई पदार्थ अंदर जाए या कोशिका से कोई पदार्थ क्या है, बाहर आए। तो इस बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये कोशिका झिल्ली, कौन सी, ये जो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता पर क्या करती है, निर्भर करती है कि कोशिका झिल्ली कितनी पारगम्य है। इसी पारगम्यता पर कोशिका के अंदर कोई पदार्थ अंदर आ सकता है और कोशिका के अंदर से कोई पदार्थ बाहर जा सकता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, पारगम्यता का। देखो मैं इसको और दूसरे तरीके से बता रहा हूं। आपने विलयन पढ़ा होगा, सॉल्यूशन। विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। मैंने कल बताया कि जल होता है वो एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का विलायक होता है, ठीक है। विलायक वो होता है जिसमें कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। विलेय क्या होता है, यानी कि विलेय ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो विलायक में घुलता है। जैसे मैं आपको दूं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चीनी है वो विलेय है और जल है वो क्या है, विलायक है। तो जल में जब हम चीनी को डाल देंगे तो ये जल में जब चीनी घुल जाएगी तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी पदार्थ जिस दर से कोशिका झिल्ली से विसरित होता है उसे क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। कोई भी पदार्थ कोशिका की झिल्ली से जिस दर से विसरित होता है उसे क्या कहा जाता है, पारगम्यता कहते हैं। या कोई पदार्थ जिस दर से किसी कोशिका झिल्ली से विसरित होता है उसे क्या कहा जाता है, पारगम्यता कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसकी एक परिभाषा, अगर पारगम्य की परिभाषा अगर बोलना चाहें तो वह परत या वह झिल्ली जो विलेय और विलायक के अणुओं को अर्थात दोनों के अणुओं को रास्ता प्रदान करे, यानी कि अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए रास्ता प्रदान करे, उसे क्या कहा जाता है, पारगम्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारगम्य कहते हैं। विलेय और विलायक दोनों को क्या है, दोनों के लिए रास्ता प्रदान करे, ऐसी झिल्ली को क्या कहा जाता है, पारगम्य कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि पारगम्यता कितने प्रकार की होती है। आपको बता दूं पारगम्यता 4 प्रकार के होते हैं, एक अपारगम पारगम्यता, अर्धपारगम्यता और चयनात्मक पारगम्यता। इन पर हम कल बात करेंगे। अपारगम्यता क्या है, पारगम्यता क्या है, अर्धपारगम्यता क्या है और चयनात्मक पारगम्यता क्या है, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ and be happy at your home. Thanks very much.